तो कहानी की शुरुआत में हम एक रूम में बहुत से लोगों को देख पाते हैं जिनको अजीब तरीके से किसी रिचुअल के लिए तैयार किया जा रहा था। उस रूम में उन लोगों के अलावा किसी और को आने की परमिशन नहीं थी। उस कल्ट के लोग किसी डीमन की पूजा करा करते थे और उससे अपनी विश मांगते हुए रो रहे थे ताकि वो उस डीमन को उठा सकें। इसका मतलब उनका रोना इस रिचुअल का ही हिस्सा था। वहीं हम सी क्यूंग नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो बाकी सभी से बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रही थी और थोड़ी देर बाद हम जान पाते हैं कि असल में सी क्यूंग एक रिपोर्टर बन चुकी थी और इसीलिए वो एक जाने माने रिपोर्टर हुआंग के कहने पर उस जगह पर आई थी ताकि वो वहाँ पर हो रही एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करके उन्हें हुआंग को दे सके और हुआंग उन्हें टीवी पे पब्लिश कर देगा। हुआंग खुद भी नीचे पार्किंग एरिया में बैठा हुआ था, साथ ही वो सी क्यूंग से अच्छे से बात नहीं कर रहा था। ऊपर सभी कल्ट के लोगों को अपने साथ कुछ ऑफरिंग्स लाने को कहा गया था, इसलिए हुआंग सी क्यूंग को कुछ पैसे देता है और उसे उस कल्ट के लोगों की तरह ड्रेसअप करके ऊपर रूम में भेज देता है। अब रूम में सब लोग अपने साथ कुछ न कुछ ऑफरिंग्स लाए थे। हम देखते हैं कि वहाँ एक औरत रिचुअल कर रही थी जिसे सब मदर बुला रहे थे और सबसे पहला आदमी उसके पास अंदर जाके अपनी ऑफरिंग्स के बारे में बताता है, जिसके साथ ही हमें उस परफ्यूम की बोतल की कहानी दिखाई जाती है जिसका नाम था द स्टेंच। कहानी की शुरुआत में हम एक रूम में पड़े बहुत सारे खून को देख पाते हैं जो असल में उसी रूम में रहने वाली एक औरत का था जिसे बहुत ज्यादा अजीब सी और डिमोनिक आवाजें आ रही थी। इसीलिए उसने उन आवाजों को ना सुनने के लिए अपने दोनों कानों को बेरहमी से काट लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसे आवाजें सुनाई देना बंद नहीं होती और उन आवाजों से परेशान होकर वो खुद ही सुसाइड कर लेती है। तब उसके ही रूम में हम सेम परफ्यूम बॉटल को देखते हैं जिसको थोड़ी देर पहले एक आदमी फादर की ऑफरिंग के रूप में लेकर आया था। उसी बॉटल में से एक अजीब सा धुआं टाइप निकल रहा था जिससे ये बात साफ हो गई थी कि बॉटल असल में कर्स्ड है। जिसके साथ ही सीन वहाँ से कुछ समय बाद दाहे और मिनजुन पर आता है जो दोनों असल में हाई स्कूल में पढ़ा करते थे और उनके ही पास के अपार्टमेंट में उसी औरत ने सुसाइड करा था और इसीलिए कुछ समय पहले वो उसके अपार्टमेंट में भी गए थे। पर जब उन्हें वहाँ पर कुछ सस्पिशियस नहीं मिला तो वो वहाँ से वापस आ गए थे। वो दोनों ही इस बारे में बात करते हुए घर जा रहे थे। अब घर में पहुँचने के बाद दाहे जल्दी से रूम में चली जाती है। मिनजुन भी अंदर आना चाहता था क्योंकि कहीं ना कहीं वो दाहे को पसंद करता था और काफी समय से उसे प्रपोज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दाहे उसे अपने रूम में नहीं आने देती और गेट बंद कर अपने काम में लग जाती है। जिसके थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि असल में दाहे अपने साथ उसी कर्स्ड परफ्यूम बॉटल को अपने साथ लेकर आई थी जिसको हमने थोड़ी देर पहले देखा था। वो परफ्यूम बॉटल दाहे को बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगती है, लेकिन उस नाम से कोई भी परफ्यूम इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं था। उसके बावजूद भी दाहे परफ्यूम को यूज करती है जिसकी स्मेल उसको बहुत ज्यादा ही अच्छी लग रही थी। उस स्मेल के अंदर दाहे इस तरह से खो गई थी कि उसे उसी समय एक अच्छी नींद आती है क्योंकि उस परफ्यूम की फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसीलिए अब दाहे ने उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करना चालू कर दिया था। लेकिन अगले दिन हम देखते हैं कि जब वो मिनजुन के साथ मूवी देखने के लिए जा रही होती है तभी अचानक से मिनजुन की कार में बहुत सारी अजीब सी स्मेल आने लगती है जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जबकि मिनजुन ने लास्ट वीक ही अपनी कार वॉश करवाई थी और उसे अपनी कार में से ऐसी कोई स्मेल नहीं आ रही थी। लेकिन दाहे अब उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और बस अपने रूम में जाकर वापस अपनी सराउंडिंग में परफ्यूम छिड़क कर बैठ जाती है। उस सराउंडिंग में उसे रिलैक्सिंग फील होने लगता है। इसका मतलब साफ है कि उस परफ्यूम का दाहे के ऊपर बुरा असर होना चालू हो गया था। खैर आगे इस तरह से कुछ समय बीत जाता है और अब दाहे उस परफ्यूम से इतना ज्यादा आदी हो चुकी थी कि उसे अपने घर से बाहर जाने में बदबू आती थी। सोते जागते उठते बैठते उसे बस परफ्यूम की फ्रेगनेंस अपने पास चाहिए थी। लेकिन एक दिन उसका परफ्यूम खत्म हो जाता है जिसके बाद से ही अब दाहे के साथ अजीब सी चीजें होना चालू हो गई थी। उसकी बॉडी में से ही उसको गंदी स्मेल आ रही थी जिससे दाहे को कुछ समझ नहीं आता। वो बस नहाने चली जाती है, लेकिन काफी बार बार रगड़ रगड़ के नहाने के बाद भी उसके शरीर से वो स्मेल आना बंद नहीं होती और दाहे से अब गंदी स्मेल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उस स्मेल की वजह से इतना ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो अपने ही स्किन को घिसने लगती है जिससे उसके हाथ से बहुत खून निकल रहा था। लेकिन तब भी दाहे को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी नाक में वो स्मेल इतना ज्यादा बुरा इफेक्ट कर रही थी कि दाहे की नाक से खून आने लगा था
जिसको अब दाहे देखती है तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसी दौरान हम मिनजुन को बाहर देखते हैं, जो इतने समय से दाहे के घर के बाहर ना आने की वजह से परेशान था और वो आज वापस दाहे से मिलने के लिए आया था। काफी बार नॉक करने के बाद भी दाहे जब दरवाजा नहीं खोलती तो मिनजुन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर भी एक बार डोर को खोलने की कोशिश करता है। और शॉकिंग बात ये थी कि दाहे के अपार्टमेंट का दरवाजा खुला हुआ था। तब मिनजुन को कुछ समझ नहीं आता। वो डरते हुए जैसे तैसे घर के अंदर जाता है, जहाँ सब फैला हुआ था, साथ ही चारों तरफ खून भी पड़ा हुआ था। मिनजुन की तभी नजर दाहे पे पड़ती है, जिसने अपने पूरे बालों को आगे की तरफ करा हुआ था, क्योंकि उसे अभी भी बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी। तब पहले तो मिनजुन दाहे को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसकी नज़र दाहे के चेहरे पे पड़ती है तो उसे पता चल जाता है कि दाहे ने अपनी नाक को पूरी तरह से काट लिया था। और ये देखने के बाद मिनजुन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। पर अभी के समय पर दाहे के रूम का गेट नहीं खुल रहा था। तभी दाहे मिनजुन को भी जान से मारने की कोशिश करने लगती है, जिसमें वो कामयाब भी होने वाली थी, मगर सही वक्त पर बेहोश करते हुए वो हॉल के एरिया में आ जाता है, जहां उसने 911 पर कॉल कर दिया था। पर वो उन्हें सही से सब कुछ बता पाता उतने में ही दाहे उसके पास आकर उसे स्टैब करते हुए जान से मार देती है और जोर जोर से हंसने लगती है, जिसके साथ ही परफ्यूम बोतल की कहानी खत्म होती है। अब जब सीन वापस प्रेजेंट में आता है तो हम देखते हैं कि वो आदमी जो अपने साथ परफ्यूम बोतल लेकर आया था, उसने ही उस बोतल के नीचे दाहे की कटी हुई नाक को भी रखा था, जिसे फादर ने एक्सेप्ट कर लिया था। और अब थोड़ी देर में वहाँ मौजूद दूसरे मेंबर की बारी थी कि वो फादर को अपनी लाई हुई ऑफरिंग दे। तभी सी क्योंग हवांग से ब्लूटूथ पर बात करते हुए बाहर चली जाती है और हवांग की बातों से हम जान पाते हैं कि उस जगह पर इतना रिस्क होने के बाद भी वो सी क्योंग को फोर्स कर रहा था कि सी क्योंग वहाँ की वीडियो बनाए, जिस पर वो मना कर देती है। मगर तब हवांग उसे काम ना करने के लिए धमकाता है, तो सी क्योंग को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। उतने में ही एक मेंबर बाहर आ गया था, जो सी क्योंग को अंदर चलने को कहता है, क्योंकि दूसरा मेंबर जो असल में एक औरत थी, वो अपनी ऑफरिंग को फादर के सामने पेश करने वाली थी। इसीलिए अब सी क्योंग भी अपने बैग में मौजूद कैमरा को डरते हुए ऑन करके अंदर चली जाती है। तब वहाँ मौजूद एक औरत अपनी ऑफरिंग लेकर मदर के सामने जाती है और फादर से उसकी विश पूरी करने के लिए प्रे करने लगती है, जिसके साथ ही हम उस औरत के गिफ्ट की कहानी देख पाते हैं, जिसका नाम द बॉय हु सीज द घोस्ट था। इस कहानी की शुरुआत में हमें जुनहो नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जिसे उसके ऑफिस का दोजिन अपनी गर्लफ्रेंड यूमिन और अपने दोस्त ग्योंगरुक और सैंगजुंग के साथ बहुत ज्यादा बुली करता था, क्योंकि जुनहो के हिसाब से वो घोस्ट देख सकता था। पर उन लोगों को ये बातें बेतुकी लगती थी। वो लोग जुनहो को बुली करते हुए मार भी रहे थे, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। जुनहो उन्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता, पर दोजिन उसकी बात को सही से नहीं सुनता और अपने दोस्तों से कहकर उसे बहुत ज्यादा ही पिटवाता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा मार खाने के बाद भी जुनहो अपनी स्टेटमेंट को चेंज नहीं करता, तो दोजिन उसे पूछता है कि जिस बिल्डिंग में वो है वहाँ पर कोई घोस्ट है क्या, जिस पर जुनहो हाँ बोलता है। असल में दोजिन के कंधों पर बैठी एक चुड़ैल दिखाई दे रही थी, मगर इस बारे में जब वो दोजिन को बताता है तो दोजिन उसकी बात पर हंसने लगता है और उसको वापस से मारता है। लेकिन जुनहो ने डिसाइड कर लिया था कि वो दोजिन और उसके साथियों को असली घोस्ट दिखा कर रहेगा, इसलिए वो दोजिन से उसकी परमिशन मांगता है, जिस पर दोजिन इस शर्त पर मान जाता है कि अगर जुनहो असलियत में घोस्ट नहीं दिखा पाया तो जुनहो को सुसाइड करना पड़ेगा। पर जुनहो को इसके लिए सबसे पहले अपने घर से रिचुअल का कुछ सामान लाना था। पहले तो दोजिन को लगता है कि जुनहो बहाने बना रहा है, लेकिन जब जुनहो अपनी बात से पीछे नहीं हटता तो दोजिन ग्योंगरुक और संगजुन को जुनहो के साथ उसके घर भेजता है। साथ ही दोजिन ने ग्योंग और संग से बियर बॉटल्स लाने को कहा था, जिस पर वो दोनों मान जाते हैं और जुनहो को अपने साथ लेकर घर चले जाते हैं। जुनहो असल में एक शामन के घर में रहा करता था, इसी वजह से उसे घोस्ट वगैरह दिखाई देते थे। खैर वो अपनी जरूरत का सामान लेने के बाद वापस दोजिन के पास जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ याद आता है और वो एक बोतल भी साथ लेकर चलने लगता है, जिसमें असल में जिनसेंग वाइन थी, जो जुनहो एज अ ऑफरिंग घोस्ट को देने वाला था। साथ ही उसको दोजिन और उसके साथी भी पी सकते थे। अब ये बात जानने के बाद ग्योंगरुक और संग काफी खुश होते हैं और पास के ही एक स्टोर से बाकी का सामान लेकर सीधा उस बिल्डिंग में आ जाते हैं। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद जुनहो रिचुअल करने में लग जाता है और बाकी सभी बियर पीने में, जिसके कुछ ही मिनट बाद जुनहो वहाँ पर जिनसेंग वाइन लेकर आ गया था।
जिसे देखते ही दोजिन और उसके दोस्त उस वाइन को पीना चालू कर देते हैं। बस यूमिन ही ऐसी थी जिसने अभी तक वाइन को नहीं पिया था, लेकिन जैसे ही ग्योंग, दोजिन और संग उस वाइन को पीते हैं वैसे ही अचानक से उनके पेट में दर्द होने लगता है। साथ ही वो बहुत ज्यादा वॉमिट करते हुए बेहोश हो जाते हैं। तब जुनहो बस जोर जोर से हंस रहा था। ऐसा नजारा अपनी आंखों से देखने के बाद यूमिन बहुत ज्यादा ही घबरा गई थी और बस वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। अब थोड़ी देर बाद दोजिन की जब आंखें खुलती हैं तो वो गुस्से में ग्योंग और संग को उठाकर जुनहो को बिल्डिंग में ढूंढना चालू कर देता है ताकि वो अब उसको जान से मार सके। वो तीनों ही अलग अलग होकर उसे ढूंढ रहे थे। तभी अचानक से सीढ़ियों के पास संग को एक आदमी की लाश ऊपर की तरफ देखती हुई नजर आती है और उस आदमी को किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा हुआ था। जो चीज उसकी बॉडी पर लगे हुए खून को देखकर साफ पता चल रही थी। संग ये नजारा अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था। वो जैसे तैसे डरते हुए आदमी के बगल से निकलता है। वहीं हम दोजिन को देखते हैं जो उस रूम में आ गया था जहाँ पर जुनहो ने रिचुअल किया था। तभी उसको अपने सामने जुनहो दिखाई देता है जिसके पास में एक बहुत खतरनाक घोस्ट बैठा हुआ था, जिसको देखते ही दोजिन बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है और उसके पास में बैठा घोस्ट गुस्से में दोजिन की तरफ बढ़ना चालू कर देता है। दोजिन भागते हुए हॉल एरिया में पहुंचता है जहां ग्योंग बहुत ज्यादा डरा हुआ बैठा था क्योंकि उसे भी काफी सारे पपट जैसे घोस्ट हॉन्ट कर रहे थे। दोजिन ग्योंग को उठाने की कोशिश करता है लेकिन जैसे ही वो उसके चेहरे को देखता है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि ग्योंग की दोनों आंखें किसी ने निकाल कर साइड में फेंकी हुई थी और ग्योंग बहुत ज्यादा ही डरावना लग रहा था। दोजिन तो वहाँ से भाग जाता है लेकिन अब वो घोस्ट दोजिन के पीछे पड़ा हुआ था। वो ग्योंग के पास आकर उसे जान से मार देता है। वहीं अब संग को भी एक फीमेल घोस्ट ने बहुत ज्यादा हॉन्ट करने के बाद जान से मार दिया था। आगे हम वापस से दोजिन को देखते हैं जो खुद को बचाने के लिए उस रूम में आ गया था जहाँ उसने सब दोस्तों के साथ बियर पीना चालू करा था। वहाँ आने के बाद जब वो पास के माहौल को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि उस जगह पर ग्योंग, दोजिन और संग की लाशें पड़ी हुई थी, जिसका मतलब साफ था कि जब उन लोगों ने वो वाइन को पिया था तभी वो सब मर गए थे और बस जुनहो उन्हें अपनी ताकत की वजह से देख पा रहा था और वो अपनी बातों पर यकीन दिलवाने के लिए इन तीनों को मरने के बाद भी टॉर्चर करवा रहा था। ये सब समझ आने के बाद दोजिन परेशान होते हुए जुनहो से माफी मांगने लगता है मगर जुनहो बस हंसते हुए वहाँ पर उन तीनों घोस्ट को बुलाता है जिसको उसने समन करा था, जिसमें था एक लड़की का घोस्ट, एक पपेट मास्टर का घोस्ट और एक आदमी का घोस्ट, जो तीनों मिलकर अब दोजिन को और ज्यादा टॉर्चर करते हैं और ग्योंग की तरह दोजिन की आंखें निकाल ली जाती हैं। जिसके साथ ही कहानी प्रेजेंट में आती है जहां रिचुअल के दौरान दोजिन की आंखों को एज अ ऑफरिंग फादर के लिए चढ़ाया गया था। तब उस ऑफरिंग को भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ये बात अब तक किसी को पता नहीं थी कि कौन ऑफरिंग में क्या लेकर आया है। रिपोर्टर पे बार बार हुआंग गुस्सा कर रहा होता है कि वो कैमरे को सही से रखे, पर सी क्योंग खुद भी कल्ट के मेंबर्स की हरकतों को देखकर बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तब एक कल्ट मेंबर को उस पर डाउट होता है और वो उसे गिफ्ट के बारे में पूछता है, जिस पर सी क्योंग उसे बताती है कि वो $1000 लेकर आई है। जो सुनने के बाद वो कल्ट मेंबर बहुत ज्यादा शॉक था, लेकिन अब वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। खैर अब तीसरे कल्ट मेंबर सियो मिन की बारी आती है और वो अपनी ऑफरिंग लेकर आगे आ जाती है, जिसके साथ ही हमें उसके गिफ्ट की कहानी दिखाई जाती है जिसका नाम था exorcism.net, जो असल में एक वेबसाइट की कहानी है जिस पर एक लड़की यूनकी ने अपनी दोस्त जोइन के साथ मिलकर एक चैनल बनाया हुआ था। वो अपनी तीसरी दोस्त यून की एक्सॉर्सिज्म वीडियो बनाकर उस पर डाला करती थी क्योंकि कुछ समय से अचानक से यून पोजेस्ड हो गई थी और अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। कभी कभी वो खुद को बहुत ज्यादा हर्ट कर लिया करती थी। यहाँ हमें यून की काफी अलग अलग क्लिप्स दिखाई जाती हैं जिसमें से कुछ में वो ऐसी लैंग्वेजेस में बात कर रही थी जिसको शायद कभी यून ने भी सीखा नहीं था और उसकी इन्हीं हरकतों को देखकर यून की और जोइन ने यून के रूम में सीसीटीवी कैमरास, माइक और स्पीकर लगा दिए थे ताकि वो उसके ऊपर नजर रख सके। साथ ही वो अपने साथ गॉड से रिलेटेड सिंबल्स रखा करते थे ताकि कभी वो डीमन उनके ऊपर भारी ना पड़ जाए। अब रात में हम देखते हैं कि यून अपने रूम में हमेशा की तरह अजीब सी हरकतें कर रही थी। उसकी मॉम उसके पास आकर उसे होश में लाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। उसी समय उनकी और जोइन दोनों रात के समय में यून के ऊपर सीसीटीवी से नजर रखे हुए थी। अब यून की मॉम के रूम में जाने के बाद जोइन कुछ प्रेयर्स पढ़ती है ताकि वो यून को थोड़ा सा शांत करवा सके, लेकिन अचानक से यून उसे ही गुस्से से देखते हुए अब सब बंद करने को कहती है। तब जोइन खुद भी बहुत ज्यादा डर गई थी
और वो यूनगी को उठाने लगती है, लेकिन यूनगी को उस वक्त बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, इसीलिए वो नहीं उठती। तब डर कर जोविन वहाँ से भाग जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद जोविन की आंखें खुलती हैं तो सीसीटीवी देखने पर उसे कहीं भी यून दिखाई नहीं देती। तभी अचानक से कैमरे के सामने यून आ जाती है, जो अब टेलीकिनेसिस की मदद से जोविन के ऊपर अटैक चालू कर चुकी थी। उसी समय जोविन के पास यूनगी का भी कॉल आता है, जिसके साथ अजीब सी चीजें हो रही थी और डेमोनिक ताकत उसे भी जान से मारने की कोशिश कर रही थी। तब यूनगी जोविन से जोर जोर से बाइबल के लाइंस पढ़ने को कहती है, जिससे अब उस डीमन को भी अजीब फील होना चालू हो गया था। पर उसने अभी भी यूनगी और जोविन को टेलीकिनेसिस की मदद से उनका गला पकड़कर हवा में लटकाया हुआ था। वो उनकी जान ले पाता उससे पहले यूनगी और जोविन की प्रेयर्स खत्म हो जाती हैं, जिससे ना चाहते हुए भी डीमन को उन्हें छोड़ना पड़ता है, लेकिन अभी भी वो यून के अंदर था। तब जोविन को स्पीकर्स की मदद से ही जल्दी जल्दी एक्सॉर्सिज्म की लाइंस को पढ़ने लगती है, और जैसे ही डीमन थोड़ा सा कमजोर होता है तो वो उसे नरक भेजने के लिए उसका नाम पूछती है, जिस पर पहले तो यून की बॉडी हवा में लेविटेट करने लगती है और बाद में डीमन अपना नाम बेमुद बताता है, जो जानते ही जोइन ने यौन के शरीर को छोड़ने का ऑर्डर दे दिया था और क्राइस्ट के नाम पर बेमुद को यून का शरीर छोड़ना पड़ता है। तब यून को हवा में लटके हुए भी वॉमिटिंग होती है और उसके मुंह से बहुत सारा काला सब्सटेंस बाहर आता है, जिसके साथ ही अब वो एकदम नॉर्मल हो गई थी। तभी हम यून की मॉम को यून के रूम में जाता देखते हैं, जिसके पास ही वो सब्सटेंस पड़ा हुआ था जो अभी यून के मुंह से निकला था, और अब उस सब्सटेंस की वजह से यून की माँ पोजेस्ड हो गई थी और इस बार उन्हें दूसरे डीमन ने अपने कब्जे में कर लिया था, जो सबसे पहले तो सीजर से स्टैब करके यून को जान से मारता है, और ताकि उसके बाद यून की या किसी और को अपना नाम ना बताना पड़े, इसीलिए वो यून की माँ के मुंह के ऊपर सीजर रखकर उसकी जीभ को ही काट देता है। जो सीन सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सियोमिन अपने साथ यून की माँ की वही कटी हुई जीभ एज ऑफरिंग लेकर आई थी और उसे भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और इसी के साथ सीन वापस रिपोर्टर पर आता है, जिसे हुआंग बार बार कैमरे का एंगल शिफ्ट करने के लिए कह रहा था ताकि अंदर क्या चल रहा है वो सही से देख पाए, लेकिन सी क्योंग के बार बार अपने बैग को छेड़ने की वजह से कल्ट के लोगों को उस पर शक हो रहा था, लेकिन अभी वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। खैर, इसके साथ ही चौथे मेंबर की बारी आती है, जो अपना गिफ्ट लेकर अंदर जाता है। उस मेंबर के गिफ्ट की कहानी का नाम था अ फॉर्मर रेसिडेंट। कहानी में हम जीसो नाम की एक औरत को देखते हैं, जिसने अभी पिछले दिन ही बड़े अपार्टमेंट में शिफ्ट करा था, लेकिन जब वो अपने ऑफिस से घर पहुंचती है तो उसे अपने घर में अजीब सा फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे उसके घर में कोई हो, पर आसपास देखने पर उसे कोई नहीं दिखता। तभी अचानक से उसके घर का डोर जोर जोर से नॉक करने लगता है, और जीसो जब अंदर से बाहर देखती है तो बाहर एक औरत थी, जो अजीब तरीके से बात करते हुए बताती है कि जीसो से पहले वो वहाँ रहा करती थी। साथ ही वो जीसो को घर में लगे हुए एम्यूलेट्स को हटाने से मना करती है। जो बात सुनने के बाद जीसो बहुत ज्यादा शॉक थी और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात में जब जीसो सोने की कोशिश कर रही थी तो बार बार उसके दिमाग में वही सवाल आ रहे थे कि आखिर वो औरत कौन थी और वहाँ पर क्या करने आई थी, साथ ही वो किन एम्यूलेट्स के बारे में बात कर रही थी, और अगर सच में उस घर में एम्यूलेट्स लगे हैं तो उन्हें क्यों लगाया गया है। यही सब सोचते हुए जीसो सोने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। जीसो के ऊपर वाले फ्लोर पर जो इंसान रहता है वो बहुत ज्यादा ही शोर मचा रहा था, लेकिन जब जीसो उससे जाकर इस बारे में बात करती है तो उस आदमी के हिसाब से 102 रूम नंबर यानी जिसमें जीसो रह रही थी, वहाँ रहने वाला कोई भी इंसान उस आदमी की बात को नहीं मानता था कि वो अपने रूम में अकेले रहता है और कभी किसी से बात नहीं करता। इसका मतलब साफ था कि वो आदमी अपने रूम में शोर नहीं मचा रहा था। अब जीसो ये जानकर और ज्यादा परेशान हो जाती है और उस आदमी से माफी मांगते हुए अपने रूम में जाने लगती है। जिस दौरान सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त जीसो सीढ़ियों पर खड़ी एक औरत से थोड़ा सा टच हो जाती है। तब वो औरत अपने कपड़ों को ऐसे झाड़ने लगती है मानो जीसो के टच करने से बहुत ज्यादा गंदगी हो गई हो। जीसो को वहाँ के लोगों का बिहेवियर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। इस बारे में अगले दिन वो अपनी दोस्त से बात करती है, लेकिन उसकी दोस्त को कुछ भी समझ नहीं आता। आगे जब जीसो अपने घर वापस जाती है तो रात में उसको किसी औरत की आत्मा बहुत ज्यादा हॉन्ट करती है, जिसके बारे में अगले दिन जीसो अपनी दोस्त को बताती है। तब उसकी दोस्त उस घोस्ट से बात करने की एडवाइस देती है ताकि जीसो को पता चल सके कि वो घोस्ट असल में क्या चाहती है। रात में जीसो वही करने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक से वहाँ वही औरत आती है जो पहले उस रूम में रहा करती थी, जो जीसो को ऐसा ना करने की वार्निंग देने आती है और जीसो से जल्दी से रूम खोलने को बोलती है। जीसो शुरुआत में तो गेट नहीं खोलती, पर बाद में वो गेट को खोलकर उस औरत को अंदर बुला लेती है।
अंदर आते ही उस औरत ने घर में लगे सभी एम्यूलेट्स को चेक करना चालू कर दिया था जो अभी भी उन जगह पर थे, मतलब वो लोग सेफ थे। जिसके बाद वो जीसो को बताती है कि असल में काफी समय पहले एक बार 102 रूम में एक औरत को बहुत ज्यादा बेरहमी के साथ मार दिया गया था, जिसके साथ पुलिस को उस औरत के बॉडी पार्ट्स रूम के अलग अलग जगह पर मिले थे। पर बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी उस औरत का सर नहीं मिला। अब जैसे ही वो औरत जीसो को ये बात बताती है तभी अचानक से वहाँ की लाइट चली जाती है, जिसको देखने के बाद वो औरत बहुत ज्यादा डर गई थी और वो रूम में घूमते हुए वहाँ मौजूद स्पिरिट से माफी मांगने लगती है। उसे देखने के बाद खुद जीसो भी बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाती है उसे वहाँ लैंडलॉर्ड मिल जाती है जो उसे जैसे तैसे तो पहले शांत करवाती है और रूम में जो घटनाएं हो रही थी उन्हें रोकने के लिए रूम में जाकर एम्यूलेट्स को हटाकर जलाने को कहती है। जीसो ना चाहते हुए भी ये काम करने को मान जाती है और रूम में जाकर एक एक करके एम्यूलेट्स को निकाल कर जला देती है। उसी दौरान उसकी नज़र दीवार पर पड़ती है जिसके पीछे कुछ रेड कलर का था और जब वो दीवार पे लगे वॉलपेपर को फाड़ती है तो दीवार पर काफी सारे खून के धब्बे लगे हुए थे जो मे भी उस औरत के मर्डर के दौरान वहाँ पर लगे होंगे, जिसकी आत्मा वहाँ पर अभी तक घूम रही थी। तभी अचानक से उस रूम में स्पिरिट आ जाती है और क्योंकि अब वहाँ एम्यूलेट्स भी नहीं थे तो बहुत आराम से वो जीसो को जान से मार देती है। और आखिर में हम देखते हैं कि अचानक से जीसो का शरीर उसके सर से अलग हो जाता है और प्रेजेंट टाइम में भी जो आदमी फादर के लिए गिफ्ट लेकर आया था वो बस जीसो की बॉडी लाया था और जीसो का हेड अभी भी किसी को नहीं मिला था। उनके गिफ्ट को भी एक्सेप्ट कर लिया गया था। पर ये सीन देखने के बाद सी क्योंग बहुत ज्यादा डर गई थी। उसी दौरान अचानक हुआंग ऊपर की तरफ आ जाता है ताकि वो उस रूम की खिड़की से सब चीजें सही से देख पाए, लेकिन तभी एक कल्ट मेंबर की नजर उस पर पड़ जाती है और हुआंग को वहाँ से भागना पड़ता है। अब 5th मेंबर के गिफ्ट के बाद हमें उसकी स्टोरी दिखाई जाती है जिसका नाम स्ट्रिंग था, जिसमें हम सियोक नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी जब आँख खुलती है तो वो पाता है कि उसकी गर्दन को किसी रस्सी ने बांधा हुआ था जो उसके रूम की दीवार को पार करते हुए दूसरे रूम में जा रही थी, जहाँ उसी की तरह एक और लड़की मिंजिन को सेम स्ट्रिंग से दूसरे छोर से बांधा हुआ था। सियोक को कुछ समझ नहीं आता। वो रस्सी को खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन रस्सी नहीं खुलती। मिंजिन बहुत ज्यादा ही गुस्से में थी क्योंकि उसका डॉग गायब हो गया था। उसे लगता है कि ये सब सियोक ने करा था, इसीलिए वो रस्सी को खींचकर उसे मारने की कोशिश करती है। पर सियोक उल्टा मिंजिन को ही जैसे तैसे कंट्रोल कर कर सब समझाता है कि उसे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। तभी अचानक से उनके रूम में एक टाइमर चालू हो जाता है जो 3 मिनट का था और शायद उनके पास खुद को आजाद करने के लिए सिर्फ 3 मिनट थे। सियोक अपने फोन के पास पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन इससे मिंजिन का गला घुटने लगता है। उसी समय अचानक से 3 मिनट का टाइमर पूरा हो जाता है और उनकी रस्सी अचानक से अपने आप छोटी हो जाती है। साथ ही अब मिंजिन की तरफ से सियोक को भी आवाज आ रही थी जिससे सियोक डर गया था और अब वापस उसके रूम में एक और टाइमर शुरू होने वाला था, जिसका मतलब साफ था कि टाइमर खत्म होने के बाद रस्सी और छोटी हो जाएगी और अगर ऐसा हो जाता तो शायद सियोक खुद को नहीं बचा पाता। इसीलिए वो जैसे तैसे जल्दी से जोर लगाकर अपने रूम में लगी ट्यूबलाइट को नीचे गिरा कर तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वो उसकी कांच की मदद से उस रस्सी को काट सके। वो उस ट्यूबलाइट को तो निकाल लेता है पर वो खुद भी नीचे ट्यूबलाइट के कांच पर गिर जाता है जिससे उसे काफी चोट आ जाती है। तभी उसकी नज़र उसके बेड के नीचे पड़े एक डॉग पर जाती है और ये असल में मिंजिन का ही डॉग था जिसकी गर्दन पे किसी ने घाव करके उसे सियोक के रूम में फेंक दिया था। उतने में ही दूसरी तरफ मिंजिन वापस उठ गई थी पर लास्ट टाइम एकदम से स्ट्रिंग छोटी हो जाने की वजह से मिंजिन को काफी चोट आ गई थी। जैसे उसे समझ में आता है कि उसका डॉग अधमरी हालत में सियोक के रूम में पड़ा है, वो गुस्से से सियोक की रस्सी को खींचकर उसे जान से मारने की कोशिश करती है। तब सियोक भी अपना पूरा दम लगाकर रस्सी को खींचता है और जब सियोक खींच रहा था तब अचानक से पीछे की तरफ खींचते हुए मिंजिन का पैर वाला हिस्सा बेड के नीचे चला जाता है और ऊपर से जोर पड़ने की वजह से उसका ऊपर का हिस्सा बेड के सिरहाने पे अटक जाता है, जिसके बारे में सियोक को अंदाजा नहीं था और अभी भी वो मिंजिन को जोर से खींच रहा था ताकि वो खुद सबसे पहले टूटे हुए कांच के पास पहुंचकर खुद को आजाद करवा सके। पर उस दौरान ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से मिंजिन की गर्दन में वो स्ट्रिंग घुस गई थी और मिंजिन वहीं पर मर जाती है। सियोक भी कांच के पास पहुंच गया था, साथ ही टाइमर का टाइम खत्म होने वाला था। तब जैसे तैसे जल्दी से सियोक टाइम खत्म होने से पहले ही अपनी स्ट्रिंग को काट देता है, पर टाइमर के खत्म होते ही साथ ही अब सियोक के हाथ में अचानक से स्ट्रिंग बंध गई थी, जिसका मतलब ये था कि ये सिलसिला हमेशा चलता रहने वाला था। खैर प्रेजेंट समय में कल्ट के मेंबर ने सियोक की बॉडी का एक ही पार्ट दिया था
जिसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जिसका मतलब साफ था कि उन गेम्स के दौरान सियोक मर गया था। वहीं हुआंग अब बहुत ज्यादा डर गया था। तब सी क्योंग उसे बात करते हुए बताती है कि अब वो ज्यादा देर नहीं रुक सकती, क्योंकि अब उसका नंबर है और शायद लोग ऑफरिंग में पैसे नहीं दे रहे हैं। इसीलिए सी क्योंग वहाँ से वापस आना चाहती थी, पर हुआंग अभी भी उसे जबरदस्ती वहीं रुकने को कहता है। तभी मदर सी क्योंग को उसके गिफ्ट के साथ अंदर बुलाती है। सी क्योंग डरते हुए अंदर जाकर $1000 देती है, जिसे देखकर मदर और बाकी सभी कल्ट मेंबर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे। वो उसे पकड़ लेते हैं और तब हम जान पाते हैं कि असल में वहाँ पर बॉडी पार्ट्स को गिफ्ट में दिया जाता है, और ऐसे लोगों के बॉडी पार्ट्स जिनकी मौत बहुत ज्यादा भयानक या अननेचुरल तरीके से हुई हो। सी क्योंग बहुत ज्यादा घबरा गई थी, पर क्योंकि अब मदर ने उसका नाम फादर के सामने लिया था, इसी वजह से सी क्योंग की तरफ से गिफ्ट के तौर पर मदर सी क्योंग के कान को जबरदस्ती काट कर फादर के लिए एज ऑफरिंग चढ़ा देती है। जिसके बाद इन्होंने कुछ रिचुअल चालू कर दिया था, जिसमें उन सभी बॉडी पार्ट्स को जो एज ऑफरिंग चढ़ाए गए थे उन्हें कॉफिन में रखते हैं और फादर को उठने को कहते हुए उससे विश मांगने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सी क्योंग बस एक रूम में बैठी हुई थी और वो भी फादर से लगातार विश मांगे जा रही थी। उतने में ही वहाँ पर हुआंग आ जाता है, जो इतना सब कुछ होने के बाद सी क्योंग को बचाने के लिए आया था, और अभी के समय पर सी क्योंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तब वो फादर से विश मांगती है कि हुआंग को जान से मार दे। तब हुआंग को कुछ भी समझ नहीं आता और बस अभी के लिए वो जमीन पर गिरकर दर्द से तड़पने लगता है। मतलब सच में फादर हुआंग की जान लेने वाला था। तभी अचानक हुआंग की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और सारा खून सी क्योंग के मुंह पर गिरता है, जिससे सी क्योंग को भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब हम बाकी कल्ट मेंबर्स की विशेस को भी देख पाते हैं। उन्होंने अपने साथ बुरा करने वालों की मौत की विश मांगी थी और सब चाहते थे कि उनके साथ जिसने भी बुरा किया हो उसे फादर बुरी से बुरी मौत दे। दोस्तों, उस कॉफिन में जिसमें फादर थे, अचानक से उससे एक डिमोनिक हाथ बाहर आता है, जिसे सी क्योंग स्माइल करते हुए पकड़ लेती है और बस ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन कोरियन हॉरर मूवी बॉडी पार्ट्स को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।